हेलो मित्रों। आज का जो विषय है वो आजकल जो पॉलिटिकल घटनाक्रम चल रहा है उससे रिलेटेड और दूसरा सामाजिकता से रिलेटेड जो तो उन दो विषय हैं। पहला विषय हाल में हुए चुनाव से रिलेटेड है और दूसरा विषय राम मंदिर में जो द्रुतगति से काम चल रहा है उससे रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं। अभी जो हाल में तीन राज्यों में चुनाव हुए, तीन क्या 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, 4 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें जिस तरह की और तेलंगाना 5 राज्यों में, तो उनमें जिस तरह का समीकरण हुआ और चीज़ें हुई हैं, हालांकि अभी तक भी कच चल रही है कि कौन मुख्यमंत्री होगा 3 राज्यों में, तो उसका भी कच चल रही है। तो ये जो चुनाव थे ये जिस तरह से पूरा एक तरफा चुनाव रहे 3 राज्यों में, 3 जो बड़े राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी थे। इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बिना सीएम का अनाउंस किए गए चुनाव हुए थे और नाम जो है मोदी जी का था। मोदी जी ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किए अपनी गारंटी देके, उस तरह से परिणाम भी सामने परिलक्षित हुए। लेकिन यहाँ देखने वाली बात जो अलग है वो ये है कि 3 राज्यों में एक राज्य ऐसा था जिसमें 18-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है कि वो थी सरकार के प्रति, और एक ही मुख्यमंत्री इतने सालों से थे। उसके बावजूद इस तरह का मैंडेट आना, मतलब 2/3 मैंडेट आना, वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये दिखता है कि मतलब लोगों में, जनता में विश्वास कितना है लीडरशिप के प्रति, ये विश्वास को दिखाता है। आप कितना भी चीज़ों को बड़गलाइए या कहिए, लेकिन ये दिखाता है कि विश्वास जो है वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा, छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जो आदिवासी बहुल एरिया है, वहाँ पर भी जहाँ पे हर कोई ये मान के चल रहा था कि कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा और एक साइडलाइन विक्ट्री उसने पाई है मेजॉरिटी से, काबिल तारीफ है वो। तीसरा, राजस्थान जो राज्य है जहाँ पे अल्टरनेट गवर्नमेंट हमेशा बदलती थी ये कहा जाता है, लेकिन अशोक गहलोत जो वहाँ के सिटिंग सीएम थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी फ्री बीज की योजनाएं उन्होंने भी लागू करी। उसका उनको उतना फ़ायदा नहीं मिला जो शिवराज सिंह चौहान जी को मिला, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी सीएम कैंडिडेट को मिला। तो अशोक गहलोत जी ने काफ़ी योजनाएं लागू करी और बहुत सी अलग अलग चीज़ें बांटी, लेकिन वो अंत में नहीं दिखा, और तो मेजॉरिटी से यहाँ भी बीजेपी सत्ता में आई। हालांकि उतनी नहीं है 2/3 जिसे कहते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी मेजॉरिटी है जिसमें आराम से आप सरकार बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सीएम अनाउंस नहीं हुए हैं और करीब 6-7 दिन हो चुके हैं रिज़ल्ट आयोग के, और तो बात लोगों में खुशखुशाहट है कि क्या मतलब ऐसा क्या अंतर्द्वंद चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप मोदी जी के कद को अगर हम समझें तो उनका कद चाहे विश्व लेवल पे हो चाहे भारत के लेवल पे हो, एक अलग ही लेवल पे जा चुका है। मुझे तो नहीं लगता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस तरह का कोई भी प्रधानमंत्री हुआ हो जो एक पॉलिटिशियन भी हो और एक स्टेट्समैन भी हो। मोदी जी में दोनों का ही इतना गजब का सम्मिश्रण है कि सामने वो बार बार प्रूफ हो रहा है। आप कितनी अनदेखी करेंगे उसकी। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स की रेटिंग आई है जिसमें 76% के साथ वो नंबर 1 है, और लगातार कई सालों से नंबर 1 ही चल रहा है। तो वहाँ तो किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है रेटिंग में। अभी 2 दिन पहले पुतिन ने फिर से बड़ी स्ट्रांगली मोदी जी की तारीफ़ की है कि, और बहुत ही ऐसे शब्द बोले हैं जिनको आप सुन के आश्चर्यचकित होंगे कि एक वर्ल्ड लीडर का, एक इस तरह का लीडर जो जिसकी छवि खुद बहुत कठोर राजनेता की रही है, कठोर लीडरशिप की रही है, लीडर्स की रही है, उसने भी मतलब जिस तरह का बातें बोली मोदी जी के लिए कि मोदी जी को किसी भी चीज़ से न डराया जा सकता है न धमकाया जा सकता है राष्ट्रहित के फैसले लेने में, वो राष्ट्रहित को प्रथम रखते हैं।
तो ये एक अलग तरह के लेवल पे मोदी जी की उसको ले जा रहा है। और 10 साल होने को आ रहे हैं उनकी गवर्नमेंट को, और लग नहीं रहा कि किसी भी तरह का कोई भी जनता में उनके प्रति किसी भी तरह का अ, विरोधाभास है या किसी तरह की वो है। उसके कारण है, ज़मीनी स्तर पे काम हुए हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता। चाहे विरोधी भी हो, अगर वो मन से सोचेगा तो उसे भी चीज़ समझ में आएगी। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, चाहे लोगों को सुविधाएं देने का काम हो, बहुत से काम हुए हैं। गांव की स्थिति ये है कि गांव में जो SC ST कम्युनिटी के लोग थे जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, उनका मैं बता रहा हूँ कि उनको वो महीने के किसान निधि योजना मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी गांव में पहुंच रही है फ्री में लगभग, और अनाज उनको दिया जा रहा है। 5 किलो अनाज हर को मिल रहा है। हेल्थ सुविधा के नाम पे आयुष्मान भारत योजना मिल रही है, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस है किसी भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में। तो ये सब सुविधाएं आदमी के आमूलचूल जीवन को एकदम परिवर्तित कर दिया है। पहले की सरकारों ने तो बस वादे किए थे, लेकिन यहाँ पे तो रिजल्ट दिए जा रहे हैं, और भी अनवरत कई सालों से। तो इससे विश्वास बनता है जनता के मन में, और इसके लिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है, जो एक विलक्षण प्रतिभा के साथ मोदी जी ने दिखाई है। और इसके लिए सही में साहस चाहिए और डेडिकेशन चाहिए पूरा, जो पिछले इन सालों में हमको दिखा है। जहाँ तक CM की बात है तीनों राज्यों के, वो तो ये है कि बीजेपी हमेशा से अपने CM को चुनने में टाइम लेती है। एक दो केस इंसिडेंट को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारे में, चाहे वो गोवा में हो, उत्तराखंड में हो, तो 11-11 दिन का समय लिया गया अपने CM को चुनने के लिए। हाल ही में यूपी में भी 1 हफ्ते का समय लिया गया योगी जी को CM बनाने के लिए। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दिखाती हैं कि संगठनात्मक रूप से डिस्कशन और जो भी अंतर्द्वंद और आपस में जो भी डिस्प्यूट्स होते होंगे, उनको सॉल्व करने के बाद ही एक डिसीज़न लिया जाता है। तो इस ओर ही चीज़ें जा रही हैं। तो देश की प्रगति जिस भी नेता के द्वारा हो, जिस भी उसके द्वारा हो, ये बहुत ही सबसे बड़ा सटीक चीज़ तो जो मोदी जी के कार्यकाल में रहा कि जो टेररिस्ट अटैक होते थे जयपुर में बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था 2003-4 में शायद, और जिसमें कई लोग मरे थे हनुमान मंदिर के आसपास, और साइकिल पे बम रखा हुआ था। दिल्ली में तो मैं स्वयं था जब 2005 में हम लोग बस से जर्नी कर रहे थे, और दिल्ली के सरोजनी नगर और मार्केट्स में बम ब्लास्ट हो रहे थे। उसमें 60-70 लोग मारे गए थे। लोगों के घरों से फ़ोन आ रहे थे, मेरे भी घर से फ़ोन आ रहे थे कि भाई आप सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, और सर जल्दी से सुरक्षित जगह पहुंचिए। तो ये हालत थी कि मतलब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप नहीं कह सकते कि जगह जगह बसों में लिखा रहता था कि कृपया अपनी सीट के नीचे चेक कर लीजिए, कहीं कोई इस तरह की वस्तु न रखी हो। तो मतलब इस तरह के संदेश लिखे रहते थे। कितनी भय से भरा हुआ वातावरण था आम जनमानस का, कि आप बाहर निकले हैं और आपका पता नहीं कि आप मार्केट में ही ब्लास्ट में मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, जो सीमित कुछ दायरों तक ही हो चुका है। और मुंबई, पूना, दिल्ली, बनारस, जयपुर, अहमदाबाद, इन सब जगह जितने भी अटैक्स होते थे, वो काफ़ी हद तक उनमें लगाम लग गई है, और वो नहीं ना के बराबर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मानना पड़ेगा कि एजेंसियां किस तरह काम करती होंगी, वो किस तरह से मतलब आप सोचिए, मतलब क्या इनकी साजिशें नहीं चल रही हैं। अभी NIA की महाराष्ट्र और कर्नाटका में रेड्स पड़ी हैं, पकड़े गए हैं लोग, NIA ने पकड़े हैं IS से जुड़े लोगों को। तो क्या मतलब अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इनसे 2 कदम आगे सोचती हैं। उनकी चीज़ों को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, और उनके कोई भी चीज़ों को करने से पहले उनको पकड़ लिया जाता है। पहले तो लगता है कि इन्वॉल्वमेंट ही पॉलिटिकल नेताओं का इनके साथ होता था, तो इनको संरक्षण मिलता था। जब आप ये से देख सकते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो नेता यासिर गिलानी था, जो अभी भी NIA के अंदर है, उसको मृत्युदंड पे उसकी फैसला होने वाला है, मृत्युदंड की सिफारिश की गई है जिसके लिए, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मनमोहन सिंह के साथ फ़ोटो खिंचाता है और बैठता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का चीज़ें चल रही थी अपने देश में। तो मोदी जी का आना और इस तरह से काम करना भारत के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही हम सब के लिए, एक भारतीय होने के नाते बहुत ही गर्व की बात है। दूसरा पक्ष बात करते हैं राम मंदिर से रिलेटेड। राम मंदिर का जो निर्माण है वो अपने अंतिम चरण में है उद्घाटन से पहले, और गर्भगृह की तस्वीरें आ चुकी हैं जो बहुत अपार खुशी देने वाली हैं। तो राम मंदिर का इतिहास हम सबको पता है कि
500 सालों से अनवरत एक लड़ाई चलती रही, असंख्य लोगों ने बलिदान दिया, उसके बाद जाके ये लड़ाई हम जीत पाए हैं। तो अपने पुनर्गौरव को वापस पाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और पूरे दुनिया में अलग अलग इस तरह के धार्मिक झगड़े चल रहे हैं, और उनमें एक धर्म का इन्वॉल्वमेंट तो पॉलिटिकल कल्ट जो धर्म है उसका इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही रहता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदूज़ हो, सबके प्रति, सबके साथ। और चाहे आप इज़राइल में उठा के देख लीजिए, चाहे आप तुर्की में उठा के देख लीजिए, या कहीं और उठा के देख लीजिए, लंदन में उठा के देख लीजिए, हर जगह उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, मैं तो आपको अपना ही अनुभव बताता हूँ कि मैंने तो वो 90 और 92 के दशक भी देखे हैं जब मैं बहुत छोटा था। तो उस समय लेकिन वो जो संस्मरण है, वो स्मरण है, वो मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग देखते थे कि कर्नाटक से, आंध्रा से कार से वक्त चले आ रहे हैं जय श्री राम का वो बांधे हुए, और उनके लिए जगह जगह पैकेट्स बन रहे हैं। हमने खुद खाने के पैकेट्स उन तक पहुंचाए हैं कई बार, और उनकी सहायता की है जो कर सकते थे उस समय अपने लेवल पर। और किस तरह से चीज़ें उस समय हुई थी, और किस तरह से उस समय के जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह थे, जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उन्होंने बोला था कि मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। एक बहुत साहसिक निर्णय था उनका, और उन्होंने गोली चलाने को बिल्कुल मना किया था। तो इस तरह से उन्होंने एक साहसिक निर्णय उस समय लिया, और अपने जो मुख्यमंत्री था उससे त्यागपत्र भी दिया था। तो उनका नाम जो है वो राम मंदिर के आंदोलन के एक पुरोधा के रूप में हमेशा अग्रणी रहेगा। बहुत से लोग रहे जिन्होंने इसके लिए अपनी कार सेवक रहे, जिनके उस समय मतलब उससे पहले जब 90s में कार सेवा स्टार्ट हुई थी, तब मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी यहाँ पर, और उन्होंने तो कार सेवकों के सरों पे गोलियाँ चलवा दी थी। और आप सोच नहीं सकते कि क्या कोई पुलिस वाला भी इस तरह की हरकत कर सकता है। तो मुझे संदेह है कि उस समय क्या डायरेक्ट किसी पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे था, या किस तरह के लोग वहाँ पे इन्वॉल्व किए गए थे जो सर पे सटा के लोगों को गोली मार रहे थे। सरयू में लाशों का अंबार लगा हुआ था, उसके वीडियोज़ अभी भी अवेलेबल हैं, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं उसकी सत्यता के बारे में। तो और निरीह भीड़, मतलब ना वो पत्थर चला रही है, ना वो किसी तरह का हमला कर रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए आप इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब कष्टदायक था, जिसमें बहुत से, अभी ये संतोष की बात है कि अभी जब गर्भ उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसमें मैंने देखा कि करीब 7,000 लोग आमंत्रित हो रहे हैं। उसमें 3-4 हज़ार तो संत हैं, और करीब 2-2.5 हज़ार विशिष्ट लोग हैं। 2-2.5 हज़ार में जो VVIP हैं, उसके अलावा जो है ऐसे लोग भी आमंत्रित किए जा रहे हैं जिनके परिवार के लोग उस समय कार सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनको भी बुलाया जा रहा है। उनके नाम अलग उल्लेखित हैं। यहाँ जोड़ने वाली बात ये भी है कि एक बहुत अच्छा संस्मरण मुझे पढ़ने को मिला कि उसके लिए जो देशी घी आ रहा है वो जोधपुर से आ रहा है, और जोधपुर में जो संत महाराज हैं जिन्होंने वो उसको 9 साल में इकट्ठा किया। 9 साल पहले उनको इस चीज़ का आभास हुआ कि मंदिर 9 साल में, करीब 9-10 साल में बन के तैयार होगा, और उन्होंने तब से उसको इकट्ठा करना शुरू किया, और 108 कलश में करीब 600 किलो देशी घी उन्होंने इकट्ठा किया। और आश्चर्य हुआ कि 27 नवंबर से वो रथ के माध्यम से वहाँ से चला है जोधपुर से, और अभी जाके पहुँच चुका है 2 दिन पहले अयोध्या में। तो उसी से उनका भगवान का श्री गणेश और जो भी चीज़ें हैं वो होंगी। तो इस तरह की मतलब लोगों में आस्था है भगवान के प्रति, यहाँ के प्राण प्राण में बसे हैं वो भगवान राम। और कंबोडिया से, थाईलैंड से भी चीज़ें आई हैं। कंबोडिया से हल्दी आई है, थाईलैंड से भी कुछ पत्थर या कुछ तो मंगाया गया है एग्जैक्ट। तो और भारत के तो अलग अलग प्रांतों से, आंध्रा से हो, कर्नाटक से हो, राजस्थान से हो, अलग अलग प्रांतों से चीज़ें आई हैं जिनका वहाँ पे निर्माण में यूज़ हुआ है। तो ये एक मंदिर जो है वो भव्यता के साथ लोगों को जोड़ने वाला है, और पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उस एरिया का बदलने वाला है इससे। आप अभी से देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 दिसंबर तक रेडी होने की बात हो रही है, उसको उद्घाटन करने की बात हो रही है, और प्रॉपर्टी के रेट्स ऑलरेडी वहाँ बहुत हाई हो चुके हैं, और पूरे क्षेत्र का एक विकास होगा।
उससे, अब क्योंकि बाहर से विदेशों से डायरेक्ट लोग आएंगे जो काशी मथुरा, काशी अयोध्या और प्रयागराज इन सब चीज़ों का, जगह का भ्रमण करके ही जाएंगे। सारे तीर्थ स्थल हैं तो इन सब का एक साथ ही भ्रमण करके जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसपास हैं, करीब 150 किलोमीटर पे आपस में 160 किलोमीटर करीब अयोध्या से प्रयागराज है, और वाराणसी भी करीब प्रयागराज से 120 किलोमीटर पड़ता है। तो दूरी बहुत नियर है और 2-3 दिन में ही आप कवर कर सकते हैं तीनों जगह को। तो जो भी धार्मिक लिहाज से आएंगे वो तीनों जगह कवर करके ही जाएंगे। तो पूरे एरिया का एक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा, जिससे पूर्वी यूपी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है लोगों के सामाजिक स्तर में। और भगवान राम जो हैं अपना आशीष लोगों पे ऐसे ही बनाए रखें, और लोगों के जो मॉरल एथिक्स हैं वो भी उस लेवल पे नहीं, कम से कम ईश्वर के 1%, 0.5% भी हम उनके नियर पहुंच सकें अपने मॉरल करेक्टर्स में। यही एक कामना है राम के मंदिर के साथ। इस तरह की चीज़ों में लोग मतलब अपने चारित्रिक उसको भी उस लेवल पे ले जा सकें जिसमें हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।